तो पाकिस्तान की तरफ से दूसरे दौर की बातचीत की पेशकश की गई है और बताते चलें कि यूएस ईरान बातचीत का दूसरा दौर जल्द शुरू होने वाला है। इसी को लेकर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में, क्योंकि जो जंग है वो लगातार बढ़ रही है और अब बातचीत को लेकर भी दुनिया की निगाहें हैं। पहली दौर की बातचीत आपने देखा कि बेनतीजा रही, अब दूसरे दौर की बातचीत की भी पेशकश की गई है। क्या यहाँ से कोई उम्मीद नजर आ रही है? जी हाँ, अच्छी बात यह है कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए बात हो रही है। अमेरिका भी शायद आना चाहता है, शायद इस्लामाबाद में ही होगा। ईरान की टीम भी रेडी है इस्लामाबाद आने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि जब तक बातचीत इस तरह से चल रही है तब तक उम्मीद है कि ना अमेरिका इजराइल बम गिराएंगे और ना ही ईरान कोई मिसाइलें दागेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है अब तक। इस बातचीत के दौर में कौन आएंगे इसके बारे में भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ पक्ष ये कह रहे हैं कि शायद अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, कुछ पक्ष ये कैसे कह रहे हैं कि शायद ईरान की तरफ से पेजिशकिन आ सकते हैं। आकलन ये है कूटनीतिज्ञों का कि बातचीत की शुरुआती दौर में दोनों तरफ से वही टीम आएंगी जो इसके पहले थी, यानी जेडी वांस अमेरिका की तरफ से, अरागची और ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं वो ईरान की तरफ से। हाँ, बातचीत के शुरुआती दौर में जब एक सहमति बन जाएगी कि ज्यादातर पॉइंट्स पर ही एग्रीमेंट हो जाए, और सबसे जो बड़ा पॉइंट जो अमेरिका के लिए है, जो कि वो बार बार ईरान को बता रहा है कि ईरान एक गारंटी दे कि भविष्य में कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। इन सब पर जब बातचीत बहुत एडवांस फेज में हो जाएगी या मोटा मोटी एग्रीमेंट हो जाएगा, तब देखना पड़ेगा कि उसको साइन करने के लिए कौन आ रहा है। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर पूरा मामला अटका हुआ है। और आपने देखा होगा कि जेडी वेंस का भी बयान सामने आया है कि ईरान अगर मान जाए कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, इस बात का वो वादा कर दे, तो ये भी कहा गया है कि फिर अमेरिका उसको इतना मालामाल कर देगा कि उसे पीछे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। ईरान बहुत ही अमीर मुल्क है। अमीर मुल्क ईरान भविष्य में भी होगा। ईरान को अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है मालामाल होने के लिए। ये कोई लालच नहीं है कि छोटे बच्चे को आप बिस्किट का या कैडबरी चॉकलेट का लालच दिखाएं। देखिए, अमेरिका को सिर्फ इतना करना है कि वो ईरान के ऊपर जो उसने 4,500 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उनको उठा ले। ईरान अपने आप ही मालामाल हो जाएगा। आज की तारीख में अगर ईरान कुछ बनाना चाहता है और बाहर से उस चीज के जो केमिकल्स हैं या उसके स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करना चाहता है, तो अमेरिकन सैंक्शन के तहत ईरान उनको बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आज की तारीख में अगर ईरान कुछ एक्सपोर्ट करना चाहता है, सिंपल सी बात बताता हूं कि दुनिया भर में ईरान के कारपेट्स बहुत फेमस हैं। अगर ईरान उनको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो यूरोप के बाजार में, अमेरिका के बाजार में, कनाडा के बाजार में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। भारत और ईरान का ही देख लीजिए। भारत ईरान से 2018 तक कच्चे तेल का आयात करता था बड़ी तादाद में, क्योंकि ईरान का कच्चा तेल बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का होता है। और ईरान हमेशा भारत को सस्ते में भी देता था बनिस्बत दूसरे देशों की। लेकिन उसके बाद 2019 से लेके अब तक हमने कोई कच्चा तेल ईरान से इंपोर्ट नहीं किया अमेरिकन के सैंक्शंस लगते तहत। तो ईरान अपने आप माला माल हो जाएगा अगर अमेरिका फाइनेंशियल सैंक्शन हटा ले। जी बिल्कुल, और ये चीजें भी रखी गई हैं शर्तों में। बहरहाल हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट। इनका ऑडियो क्लियर नहीं है। जी सहगल साहब, आपको आवाज मिल रही है? पीके सहगल साहब, आपको आवाज मिल रही है, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सहगल साहब, आपको आवाज मिल रही है? बेटे, आपकी आवाज कट रही है। जी सहगल साहब, आपसे यही समझना चाहेंगे, जो दूसरे राउंड की बातचीत की पेशकश की गई है, क्योंकि धमकियों का दौर लगातार जारी है और ईरान ये भी कह रहा है कि किसी जंग का हल धमकियों से नहीं होता, तो ऐसे में इस बातचीत को लेकर क्या कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा? देखो, नतीजा तो कई नेगोशिएशन के बाद निकलेगा, लेकिन
ये पेशकश की जा रही है कि शायद अगले 2 दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर दोबारा बातचीत होगी। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जेडी वांस ने कहा कि मिसट्रस्ट तो दोनों डेलीगेशन में काफी देर तक रहेगा और काफी लंबा चलेगा। इस मिसट्रस्ट को ओवरनाइट तो नहीं खत्म किया जा सकता। लेकिन उसने कहा कि ईरान की जो डेलीगेशन थी वो वास्तव में ईमानदार थी, वो ईमानदार तरीके से कुछ ना कुछ फैसले पे पहुंचना चाहती थी। साथ ही साथ रशिया और चाइना का जबरदस्त प्रेशर डल रहा है ईरान के ऊपर कि किसी ना किसी प्रकार से कोई डील की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा जो सफरर है, इकोनॉमिकली सफरर है, वो चाइना है। इस समय लेवरोव जो रशिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो चाइना में है, और चाइना और रशिया मिलकर ईरान को समझा रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई समझौते की तरफ बढ़ो, क्योंकि दुनिया के लिए बहुत नाजुक नाजुक समय है और दुनिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल का समय है। ऐसे में बहुत उदारता होगी ईरान की कि कुछ ऐसा पेशकश किया जाए या ऐसा कुछ समझौता किया जाए या इंटरिम समझौता किया जाए जिसके एक तो सीज फायर एक्सटेंड हो जाए और दोबारा वो किसी प्रकार से कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन ना हो। रशिया और चाइना ने साफ तौर पे उसको कहा है कि वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी दोबारा जंग स्टार्ट हो। ना तो वो ईरान के हित में, ना चाइना के हित में, ना गल्फ कंट्रीज के हित में, और ना ही अमेरिका और इसराइल के हित में। ऐसे वो कह रहे हैं कि हर एट ऑल कॉस्ट आपको लड़ाई को अवॉइड करना है और किसी ना किसी मसले या इंटरिम एग्रीमेंट कीजिए, परमानेंट एग्रीमेंट मत कीजिए, कोई इंटरिम समझौता कीजिए फॉर द टाइम बिंग, ताकि बाकी अगली नेगोशिएशन में कुछ परमानेंट रेजोल्यूशन निकल सके। उनकी जबरदस्त कोशिश है कि ये जंग जो है दोबारा शुरू ना हो और किसी ना किसी तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका जो ब्लॉकेड है उस ब्लॉकेड को खत्म किया जाए। उसमें ईरान को भी उदारता दिखानी पड़ेगी, और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका तो साफ तौर पे कह रहा है कि इट्स एन इंटरनेशनल फ्रीवे और इसको आने जाने के लिए सबके लिए बिना किसी प्रकार के टैरिफ के या बिना टोल के इजाजत होनी चाहिए। इस समय जो अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है उसमें केवल और केवल ईरान से जो जहाज आ रहे हैं, जो तेल लेके जा रहे हैं, गैस लेके जा रहे हैं, या जो ईरान की तरफ जहाज जा रहे हैं, अमेरिका खास करके रशिया और चाइना की तरफ से, उनको रोका जा रहा है ताकि वो रशिया की और चाइना की तरफ से उसको किसी प्रकार की कोई मदद न मिले या किसी प्रकार को कोई सैनिक समाधान मिले। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान की जो इकोनॉमी है बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है ऑयल एंड गैस के ऊपर। उनको $5 बिलियन का अभी भी उनका व्यापार हो रहा था, और उस व्यापार को रुकने से बहुत जबरदस्त आर्थिक संकट आ जाएगा ईरान के अंदर। ईरान आगे काफी मुसीबतों से झुलस रहा है, उसके ऊपर कई प्रकार के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सैंक्शन लगे हुए हैं, महंगाई बड़ी बढ़ी हुई है, भूखमरी काफी बढ़ी हुई है। ईरान बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंडेंट है मेडिसिन के लिए, खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों के ऊपर। ऐसे में उसको कुछ नहीं पहुंचेगा पर वहां के लोगों की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। और रजीम को भी साफ तौर पर पता है कि अगर लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई तो उनका संयम भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वंस अगेन उनकी अपनी पॉपुलेशन जो है उठ खड़ी हो उनके खिलाफ। ऐसे में दुनिया के हित में, ईरान के हित में, अमेरिका के हित में कि जंग को दोबारा किसी भी हालत में शुरू न होने दिया जाए। बैक टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस जंग के पूरे जो असरात हैं वो पूरी बैन अवी सतह पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यू के देवनाथ जी, जिस तरह से अमेरिका भी यहाँ पर लगातार पेशकश कर रहा है, अमेरिका की तरफ से भी बातचीत को लेकर एक अप्रोच देखने को मिल रही है, तो क्या अमेरिका वाकई चाहता है कि इस मसले का हल निकले या फिर वो महज दिखावा कर रहा है? क्योंकि कई महाज पर ये देखने को मिला है कि अमेरिका कहता कुछ है, करता कुछ और है, और फिर नतीजा जंग होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस बार थोड़ा ज्यादा ईमानदार नजर आ रहा है। ईरान ने हमेशा जिम्मेवारी के साथ कहा है कि वह इस जंग को बंद करना चाहता है, जो कि सच बात है। और अमेरिका जब कह रहा है कि वह इस जंग को बंद करना चाहते हैं तो इसके पीछे थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका में ये जो जंग है सही तरीके से पॉपुलर नहीं है। ना सिर्फ डेमोक्रेट्स वरन बड़ी तादाद में जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हैं वो भी इस जंग के खिलाफ हैं। अभी अमेरिका में मिड टर्म पोल जो होना है नवंबर में, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो सब जगह फंड कलेक्शन ड्राइव चल रहा है और ज्यादातर डोनर जो है रिपब्लिकन पार्टी के वो पिछली बार की तुलना में जो डोनेशन दे रहे हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को बहुत कम है। इसका कारण ये है कि सारे डोनर्स बोल रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी बोला तो डोनाल्ड ट्रंप सही दिशा में इस जंग को नहीं ले जा रहे, तो नाराजगी है।
तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी पार्टी को बचाने के लिए, रिपब्लिकन पार्टी को बचाने के लिए, और ये निश्चित करने के लिए कि मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जीते और डेमोक्रेट्स हार जाएं, वो इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ी ईमानदारी की कमी नजर आ रही है, क्योंकि ईरान के 10 पॉइंट हैं, बहुत छोटे 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 10 पॉइंट हैं। एक भी पॉइंट ईरान का ऐसा नहीं है जो कि कोई भयंकर पॉइंट हो। ईरान कहता है हम पर हमला मत करना भविष्य में, कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान कहता है कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं उन सैंक्शन को एक एक करके हटाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान कहता है कि हमारे ऊपर हमारे जो पैसे अमेरिका ने कब्जा किए हुए हैं, करीबन $8 बिलियन एसेट्स, उसको रिलीज कर दो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका ने ही तो ईरान के पैसे छीन के अपने पास रखे हैं। फिर ईरान तो कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो आज खोल देगा, इसी घंटे खोल देगा। पिछले दौर की बातचीत में भी तैयार हो गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। छोटी सी दरख्वास्त थी कि हिजबुल्लाह पर बमबारी बंद कर दें, तो अमेरिका बमबारी नहीं बंद करवा पाया। तो अगर आप देखें, ईरान की मांगे बहुत छोटी छोटी हैं। अगर अमेरिका इस बार आता है, जेडी वांस आते हैं और वो पीसफुल तरीके से एक शानदार जॉइंट स्टेटमेंट देना चाहते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं जिसको दुनिया आने वाले सालों तक याद रखे, तो फिर अमेरिका को ईमानदारी के साथ ईरान के 9 में से कम 10 में से कम 9 पॉइंट ईमानदारी से मान जाने चाहिए। जी बिल्कुल। वहीं सहगल साहब, जिस तरह से हम देख रहे थे, यूके देवनाथ जी ने भी जिक्र किया कि ईरान के अपने मोटिव्स हैं, और ईरान ने लेबनान का जिक्र जिस तरह से किया कि उसे हर हाल में वहां पर अमन चाहिए। तो चूंकि पहले दौर की बातचीत से पहले इजराइल और लेबनान में बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका के मीडिएशन से बातचीत हुई है, 2 घंटे के करीब बातचीत चली। तो उस बातचीत का असर अब जो अगली बातचीत होगी अमेरिका और ईरान के बीच, क्या वहां से कुछ हेल्पफुल होगा? ये देखो, लेबनान और इसराइल की जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बातचीत हुई है, 40 साल के बाद पहली बारी उनकी बातचीत हुई है, और कहा कि अभी सेकंड राउंड ऑफ बातचीत की भी होगी। इन द मीन टाइम अमेरिका ने साफ तौर पर इसराइल को कहा है कि किसी प्रकार से बेरूत को हम के ऊपर हमला नहीं करेंगे। वो केवल और केवल कार्रवाई जो करेंगे, बहुत कम कार्रवाई करेंगे ओनली साउथ ऑफ द रिवर लिटानी, और वो सदर्न लेबनान के ऊपर, जहाँ तक मिडिल लेबनान, सेंट्रल लेबनान है, बेरूत है या यक्का वैली है, उसके ऊपर साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा वहां पे किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। और देखो, जब से ये लेबनान की बातचीत हो रही है, तब से किसी प्रकार का इसराइल के ऊपर, इसराइल की तरफ से वहां हमला नहीं हुआ। तो यानी दूसरी तरफ से इसराइल को भी एक किस्म से रेन इन किया जा रहा है, और इसका असर भी पड़ सकता है एज फार एज द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन कंसर्न, क्योंकि ईरान साफ तौर पे कहता है वो किसी प्रकार से भी हिजबुल्लाह को लेट डाउन नहीं करेगा। हिजबुल्लाह हमास और उसी के सैनिक है, उसी के प्रॉक्सीज है। वो साफ तौर पे कह रहा है कि वो अपने हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि जो इसराइल ने एक्सपैंड किया हुआ है, वेस्ट बैंक को कैप्चर किया हुआ है, गाजा के हिस्से को कैप्चर किया हुआ है, सदर्न लेबनान को किया, गोलान हाइट्स को किया हुआ है, कुछ जॉर्डन के हिस्से को किया हुआ है, वो ये तमाम सब जो है उसको खाली करे। ये सारे के सारे इसराइल के हिस्सा नहीं है, और उसी को खाली कराने के लिए ये सारी जंग हो रही है। लेकिन मुद्दे काफी से ज्यादा जो आपस में डिस्कशन हैं इतने आसान नहीं है जिसका जिक्र किया जाए। मुद्दे काफी से ज्यादा कंटेजियस है, काफी ज्यादा गंभीर है, काफी ज्यादा चिंताजनक है। अमेरिका की 2 बड़ी शर्तें हैं जिनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ईरान मतलब टाइम बिंग तैयार नहीं है। सबसे बड़ी उनकी शर्त है कि ईरान हर प्रकार से आश्वासन दे कि वो किसी प्रकार के न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और दूसरा, वो किसी प्रकार के कोई साधनों का कोई इकट्ठा नहीं करेगा जिसके माध्यम से वो तुरंत से न्यूक्लियर वेपन बना सके। इसके ऊपर ये बहुत अहम चीजें हैं, बहुत ये कि जिन चीजों को अमेरिका मना कर रहा है, जिन चीजों को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी पिक्चर वही की वही है। ऐसे में यूके देवनाथ जी, जो दूसरे दौर की बातचीत होगी, फिर उसमें बात बनेगी कैसे? क्योंकि ईरान तो मानेगा नहीं कि वो न्यूक्लियर हथियारों को लेकर अपनी कवायद को रोक दे पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका तो यही चाहता है, और जो ईरान चाहता है वो अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझौते को लेकर कैसे रास्ता निकलेगा? क्योंकि ईरान ये भी कह रहा है कि वो ना तो सरेंडर करेगा ना समझौता करेगा। देवनाथ जी, देखिए, जितने छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। दोनों पॉइंट साइड को छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको अगर वो सॉल्व कर लेंगे और एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, कि माहौल बनेगा,
सबसे बड़े एक ही मुद्दे के लिए। ईरान का कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है अगर आप देखें। लेकिन अमेरिका ने जो 15 पॉइंट दिए उसमें बार बार वो कह रहा है कि ईरान कोई एटम बम नहीं बनाएगा। ईरान जो है अपने यूरेनियम को एनरिच नहीं करेगा। ईरान जो है उसके पास जो 400 किलो यूरेनियम है उसको अमेरिका को सौंप देगा। अब अगर आप 27 फरवरी को जो जेनेवा में बात हो रही थी उसको अगर देखें, 27 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28 फरवरी को बातचीत के दौरान ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बमबारी शुरू कर दी और आयतुल्लाह अली खमेनी को मार डाला। तो उसके एक दिन पहले ईरान का स्टेटमेंट जो है, जो कि ओमान के विदेश मंत्री ने दिया, कहां दिया? जेनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ओमान क्यों था वहां पर? क्योंकि राउंड टॉक उस वक्त जो हुई थी मस्कट में हुई थी, राउंड 1 राउंड 2 और राउंड 3 के लिए जेनेवा गए थे। ओमान के मिनिस्टर ने क्या कहा? ईरान राजी हो गया है कि वो भविष्य में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। स्टेटमेंट में है, छपा हुआ स्टेटमेंट था। दूसरा, ओमान राजी हो गया है कि वह भविष्य में न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। तीसरा, ओमान राजी हो गया है, ईरान राजी हो गया है कि 400 किलो जो यूरेनियम है वो रशिया को हैंडओवर कर देगा। ये 3 स्टेटमेंट छपे हैं जो कि ओमान के मिनिस्टर ने मीडिया के सामने पढ़ के सुनाया। तो लेकिन हुआ क्या? इजराइल में मोसाद को कहीं से खबर मिली कि बस आयतुल्लाह अली खमेनी एक मीटिंग कर रहे हैं फलानी बिल्डिंग के बेसमेंट में, और इजराइल ने आप देखा ना ताव, इजराइल ने अपने जहाजों को लॉन्च कर दिया और आयतुल्लाह अली खमेनी को मार डाला। और इसके साथ ही जेनेवा में जो टॉक्स फाइनल स्टेज में थी वो जमीन पर गिर गए। तो अब क्या करना पड़ेगा सेकेंड राउंड में जब अब बातचीत चलेगी इस्लामाबाद में? देखिए, अंग्रेजी का हेरफेर है। अमेरिका कहता है कि ईरान कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरान क्या कहता है कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कोई प्लान ही नहीं है, जो कि सच बात है। IAEA, देखिए इन सब चीजों में समझना पड़ेगा। अमेरिका को मालूम है, CIA और पेंटागन को मालूम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम। क्या अमेरिका जाकर ईरान में घुसकर चेक कर सकता है कि ईरान एटम बम बना रहा है कि नहीं? नहीं। क्या इजराइल ईरान में घुस के चेक कर सकता है कि ईरान एटम बम बना रहा है कि नहीं? नहीं। तो कौन चेक करेगा? वेरिफिकेशन कौन करेगा? हम में से जो इस चीज पर हमेशा डील करते रहे हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, हमें मालूम है IAEA खत्म हो गई बात। और पिछले साल भी 2025 में, ये जो पिछले साल जून में जो अमेरिका ने हमला, इजराइल और अमेरिका ने 12 दिन का हमला किया था, तब तक पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने में IAEA 5 बार जा चुकी थी ईरान में। ईरान ने उनको रोका नहीं। तो अभी भी ईरान बोल रहा है, ईरान ने तो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि IAEA वेलकम है, छोटी छोटी कुछ शर्तें हैं कि उसमें कोई अमेरिकन नहीं होना चाहिए, उसमें टीम IAEA की टीम में कोई इजरायली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान को शक है कि ये अमेरिकन और इजरायली जो हैं जब ये वापस जाते हैं उसके बाद मोसाद और CIA को सारी जानकारी दे देते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कहाँ पर है, साइंटिस्ट का नाम कहाँ है, घर कहाँ है उसका, किस वक्त वो ऑफिस में आता है, किस वक्त ऑफिस से घर जाता है। और मोसाद उनको रास्ते में ही धर लेती है, रॉकेट से या मशीन गन से। तो ईरान बहुत ही ईमानदारी से कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर इसको इंग्लिश में लिखकर एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ईरान राजी है। लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है, फारसी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन 36,000 बम गिराने से तो अच्छा ऑप्शन है ना। मेरा ये मानना है कि किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, ज्यादातर एग्रीमेंट जब मान लिए जाते हैं, चाहे वो 70% हो या 90% हो, एक डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है। डॉक्यूमेंट साइन तो करें, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में अगर कुछ लेन देन, छोटा मोटा कुछ कॉमा फुल स्टॉप रह गया है, ये शर्त वो शर्त रह गई है, उसके लिए फिर से 2 हफ्ते के बाद, 2 महीने बाद या 2 साल बाद भी बैठ सकते हैं।
मैं मानता हूं ईरान ने एक ऐसी डिमांड रखी है जो कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। जी। ईरान ने कह दिया है कि गल्फ कंट्रीज को खाली करके अमेरिका चला जाए, फौजी हटा ले। ये ना गल्फ कंट्रीज कभी मानेंगी, ना अमेरिका मानेगा। तो इस तरह के जो पॉइंट है वो 2 साल के बाद, 5 साल के बाद डिस्कस हो सकते हैं। जी। अब अमेरिका कहता है नहीं, 20 साल की गारंटी दो कि बॉम्ब नहीं बनाओगे। अब मैं बताता हूँ अमेरिका की 20 साल की गारंटी के बीच में पेच क्या है। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि ये 20 साल के अंदर, 20 साल की जो गारंटी है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनेगा, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि 20 साल के अंदर वो तेहरान में अपनी सरकार बिठा देगा, चाहे ईरान के अंदर से ही ढूंढकर या बाहर से किसी को लाके, रिजा पहलवी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें पूरी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बातचीत का नतीजा क्या निकल कर आता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।